होजे सिल्वा की लिखी हुई द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड, जिसकी हिंदी अनुवादित बुक की हम रीडिंग कर रहे हैं और इसका नाम है मन की शक्तियों को जागृत करने की तकनीक। आज हम इस बुक का 10वां अध्याय पढ़ेंगे। सेहत में सुधार के लिए मन का प्रयोग। मेरा लगभग आधा समय देश विदेश की यात्राओं में बीतता है, जहां मैं माइंड कंट्रोल के छात्रों के समूहों को संबोधित करने जाता हूँ। हर साल मैं ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों से मिलता हूँ जो मुझे स्वयं चिकित्सा के किस्से सुनाते हैं। अब यह सब मेरे लिए आम हो गया है, मगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो मुझे इस बात पर आश्चर्य भी होता है। हमारे शरीर पर नियंत्रण पाने वाला है मन। उस पर अब तक कुछ ही लोग नियंत्रण पाने में सफल हुए हैं। हालांकि बहुत से लोग मानसिक उपचार पद्धति को अजीब और गोपनीय मानते हैं, मगर स्वास्थ्य पाने के लिए बाजार में मिलने वाली नुकसानदायक और दुष्प्रभावों से भरी दवाइयों से ज़्यादा अजीब और गोपनीय और क्या हो सकता है। मानसिक उपचार पद्धति के जरिए बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने के मेरे आज तक के अनुभव में मैंने इससे जुड़े किसी दुष्प्रभाव के बारे में न तो किसी से सुना और न ही स्वयं ऐसा कुछ पाया। चिकित्सा अनुसंधान यानी मेडिकल रिसर्च से दिन ब दिन मन और शरीर के संबंधों का खुलासा हो रहा है। ऐसी कई तरह की खोजों से यह नतीजा सामने आया है कि मन रहस्यमयी रूप से एक शक्तिशाली भूमिका निभाता है। माइंड कंट्रोल में हम अभी नई बातें सीख रहे हैं, इसलिए उसे परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि माइंड कंट्रोल परिपूर्ण होता तो मुझे विश्वास है कि हम सबका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होता। हालांकि यह एक अनिवार्य सत्य है कि यदि हमने अपने शरीर की बीमारियों से लड़ने के लिए अपने मन की शक्तियों को मजबूत किया तो हर बीमारी का मुकाबला किया जा सकता है। फिर तो डॉक्टर एमिल कुई के सरल से उपाय भी काम आ जाते हैं। माइंड कंट्रोल के प्रशिक्षण से ही डॉक्टर एमिल कुई के उपाय और भी प्रभावी ढंग से काम करते हैं। जब आप अपनी मानसिक बीमारी के इलाज के लिए सेल्फ हीलिंग या स्वयं आरोग्य में पूरी महारत हासिल कर लेंगे तो आपको अन्य चिकित्सा सुविधाओं की बहुत कम सहायता लेने की आवश्यकता होगी। हालांकि आज माइंड कंट्रोल विकास के जिस स्तर पर है और इसके प्रशिक्षण से आपने जो विकास किया या जो महारत हासिल की, उस लिहाज से देश के डॉक्टरों को असमय सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता। सामान्य तौर पर आपको अपने स्वास्थ्य के लिए उनसे सलाह लेते रहनी चाहिए और उसी के हिसाब से चलना चाहिए। जिस तेजी से आपके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और बीमारियों से आप मुक्त होते जा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट्स दिखाकर आप अपने डॉक्टर को आश्चर्य में डाल सकते हैं। एक दिन वे यह सोचकर हैरान ज़रूर होंगे कि आखिर आप कौन सी उपचार पद्धति का अभ्यास कर रहे हैं जो आपको इतनी तेज़ी से परिणाम दे रहा है। कई छात्रों ने बताया कि वे आपातकालीन स्थिति में जब बहुत रक्त स्राव या दर्द हो रहा हो तब वे माइंड कंट्रोल में सिखाई गई उपचार पद्धति का लाभ लेते हैं। उदाहरण के लिए, श्रीमती डोनाल्ड विल्डोवस्की अपने पति के साथ एक सम्मेलन यात्रा में भाग लेने के लिए टेक्सास के दौरे पर थी। नॉर्विच के कनेक्टिकट बुलेटिन के अनुसार उन्होंने स्विमिंग पूल में छलांग लगाई तो उनके कान का पर्दा फट गया और बहुत रक्तस्राव होने लगा। उस समय उनके पति भी सम्मेलन की यात्रा में व्यस्त थे और यात्रा के बीच से ही अपने पति को बुलाना या उनके कार्य में बाधा डालना श्रीमती डोनाल्ड को उचित नहीं लगा। फिर उन्होंने माइंड कंट्रोल की तकनीक याद की और ध्यान में बैठकर कुछ समय बाद श्रीमती डोनाल्ड अल्फावस्था में गई। उन्होंने अपना पूरा ध्यान अपने कान पर केंद्रित किया। कान से बहने वाले रक्तस्राव और दर्द को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जाओ जाओ जाओ। दर्द उसी समय खत्म हो गया और रक्तस्राव भी बंद हो गया। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वे इस करिश्मे को देखकर हैरान रह गए। सेल्फ हीलिंग के 6 कदम। बीमारी से मुक्त होने के लिए यदि आप भी सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं तो आपको यह 6 कदम उठाने होंगे। पहले कदम की शुरुआत बीटा अवस्था से करें। अपने आप को एक स्नेही और क्षमाशील इंसान के रूप में महसूस करें। मुझे सभी से प्रेम करना है, यही विचार करें। ऐसा इंसान बनने के लिए संभवतः आपको अपने मन की शुद्धि की आवश्यकता होगी। इसके लिए अध्याय 8 देखें। दूसरे कदम पर आप अपने स्तर पर जाएं।
सेल्फ हीलिंग के लिए अपने स्तर पर जाना अपने आप में एक बड़ा कदम है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस स्तर पर मन की नकारात्मकता, अपराध बोध और गुस्सा प्रभावहीन हो जाता है और शरीर खुद के हिसाब से चलने को तैयार हो जाता है। अर्थात शरीर खुद को स्वस्थ चुस्त करना शुरू कर देता है। हो सकता है कि आपके अंदर गुस्से व अपराध बोध की सच्ची भावनाएं हों, लेकिन हमने हमेशा यही पाया कि इंसान के अंदर ऐसी भावनाएं सिर्फ बाहरी स्तर या बीटा अवस्था में ही आती है। माइंड कंट्रोल के अभ्यास से ये सारी भावनाएं ओझल हो जाएगी। तीसरे कदम में मानसिक स्तर पर खुद से पहले कदम के बारे में बात करें। इसमें आपको यह इच्छा प्रकट करनी होगी कि आप अपने मन की शुद्धि करना चाहते हैं ताकि सकारात्मक शब्दों का प्रयोग कर सकें और सकारात्मक विचार ही कर सकें। साथ ही एक स्नेही व क्षमाशील इंसान बनने की इच्छा भी जाहिर करें। चौथे कदम पर मन ही मन उस बीमारी के बारे में सोचें जिससे आपको तकलीफ हो रही है। अपने मन की काल्पनिक स्क्रीन पर उस बीमारी को देखें और महसूस करें। आपको ऐसा कुछ देर तक ही करना है क्योंकि उसका उद्देश्य खुद को स्वस्थ करने की आपकी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना है, जहां पर उसकी वाकई में आवश्यकता है। पांचवें कदम पर अपनी बीमारी की छवि को तुरंत मिटा दें और अनुभव करें कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य में होने की स्वतंत्रता और उससे होने वाली प्रसन्नता को महसूस करें। इस प्रसन्न छवि को मन में बनाए रखें, इसी पर ध्यान दें, उसका आनंद लें और यह विश्वास करें कि आप इसे पाने के हकदार हैं। यह जान लें, इस स्वस्थ अवस्था में प्रकृति की आपकी ओर से जो उम्मीदें और उद्देश्य हैं उनसे आप पूरी तरह से एक रूप हैं। छठवां कदम, एक बार फिर से अपने मन की शुद्धि पर ध्यान दें और अंत में स्वयं से कहें कि हर दिन हर तरह से मैं पहले से बेहतर बेहतर और बेहतर हो रहा हूँ। अब शायद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसमें कितना समय लगेगा और कितने बार करनी चाहिए। मेरा अनुभव कहता है कि इन 6 कदमों को पूरा करने के लिए 15 मिनट का समय पर्याप्त होगा। दिन भर में जब भी आपकी इच्छा हो आप यह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन दिन में कम से कम एक बार इस अभ्यास को अवश्य करें। इसमें अति वाली कोई बात नहीं। एक दिन में आप कई बार यह अभ्यास कर सकते हैं, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। वैसे मैं एक चीज़ के बारे में आपको आगाह करना चाहूँगा। आपने सुना होगा कि ध्यान करना अच्छी बात है, लेकिन ध्यान के मामले में इतनी अति न करें कि संसार से विरक्त होकर अपने आप में ही सिमट कर रह जाएं। यह सच है या नहीं पता नहीं। हालांकि ऐसे ध्यान के अन्य विषयों के बारे में कहा जाता है कि माइंड कंट्रोल के लिए नहीं। माइंड कंट्रोल में हम संसार से विरक्त होने पर नहीं बल्कि संसार में शामिल होने पर बल देते हैं। हम चाहते हैं कि समस्याओं को अनदेखा न किया जाए और हर समस्या का समाधान ढूंढा जाए। इस तरह आप संसार से जुड़े रहते हैं। एक बार फिर से सेल्फ हीलिंग की बात पर वापस आते हैं। पहले कदम की कोई सीमा नहीं। बीटा, अल्फा और थीटा अवस्था में इसका अभ्यास और अनुभव करें। दिन भर में कभी ऐसा लगे कि आप सेल्फ हीलिंग का पहला कदम भूल गए हैं तो तुरंत 3 उंगलियों वाली तकनीक का इस्तेमाल करें। हमारे बहुत सारे माइंड कंट्रोल केंद्रों पर छात्रों के लिए न्यूज़लेटर यानी समाचार पत्र भी प्रकाशित होते हैं। इसमें छात्र माइंड कंट्रोल से उन्हें क्या क्या लाभ हुए इसकी पूरी जानकारी देते हैं। जैसे उन्होंने अपने सिर दर्द, दमा, थकान और उच्च रक्तचाप जैसे रोगों से कैसे छुटकारा पाया, इसके सारे अनुभव उस न्यूज़लेटर में दिए गए हैं। इसमें से एक अनुभव मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। मैंने इसका चयन इसलिए किया क्योंकि यह अनुभव बताने वाला स्वयं एक डॉक्टर है। स्वयं को आरोग्य प्रदान करने के कुछ उदाहरण। एक डॉक्टर का अनुभव। 11 साल की उम्र से ही मुझे माइग्रेन की तकलीफ शुरू हुई। शुरुआत में कम तकलीफ होती और आसानी से काबू में आ जाती थी, मगर बढ़ती उम्र के साथ तकलीफ भी बढ़ने लगी। जब भी दर्द शुरू होता तो 3 से 4 दिन तक बना रहता। फिर मुझे क्लस्टर का
सिर दर्द शुरू हुआ। यानी हर 2 दिन में एक बार मुझे दर्द का दौरा पड़ता। ऐसा सिर दर्द बहुत भयंकर होता है। अक्सर चेहरे और सिर के एक और भयंकर दर्द होता है। ऐसा लगता है कि आंखें अभी बाहर निकल आएगी। दर्द इतना तीव्र होता है कि पेट में भी ऐंठन सी होने लगती है। कई बार किसी दर्द की दवा से थोड़ा बहुत आराम मिलता है, पर इसे ठीक उस समय लेना होता है जब दर्द शुरू हुआ हो। दर्द तेज होने के बाद कोई दवा आराम नहीं देती, केवल समय ही दवा बनता है। मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी कि हर 4 घंटे बाद दवा लेनी पड़ रही थी और फिर आराम का नामो निशान नहीं था। आखिरकार मैं एक सिरदर्द विशेषज्ञ के पास गया। उन्होंने मेरे शरीर के कई सारे टेस्ट करवाए ताकि ये पता चल सके कि मुझे कोई शारीरिक या न्यूरो संबंधी परेशानी तो नहीं। उन्होंने कुछ दवाएं लिख कर दी, लेकिन उनके सेवन के बावजूद मेरा सिर दर्द बना रहा। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, लेकिन अपनी ही बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी एक नियमित पेशेंट माइंड कंट्रोल की छात्र थी। वह मुझे पिछले 1 बरस से अपने साथ माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए कह रही थी, लेकिन मैं उससे हमेशा यही कहता कि मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। फिर एक दिन जब उसने मुझे लगातार 4 दिन के बाद भी तेज सिर दर्द में देखा तो वह बोली, क्या अब भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे? अगले सप्ताह ही माइंड कंट्रोल प्रशिक्षण का नया कोर्स शुरू होने जा रहा है। मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ इन कोर्स में आना चाहिए। उसके जोर देने पर मैंने कोर्स में अपना नाम लिखवा दिया और पूरी ईमानदारी से हर रोज़ वहाँ जाने लगा। मैंने महसूस किया कि जब तक कोर्स चलता रहा, उस पूरे सप्ताह मेरे सर में दर्द नहीं हुआ, मगर कोर्स समाप्त होने के 1 सप्ताह बाद फिर वैसा ही भयंकर सिर दर्द उठा। यही वह मौका था जब मैं देख सकता था कि मुझे इस कोर्स से कोई लाभ हुआ है या नहीं। इसलिए मैंने माइंड कंट्रोल का एक चक्र यानी अभ्यास पूरा किया और मेरे लिए आश्चर्य था कि सिर दर्द ठीक हो गया। ऐसा लगा मानो जादू सा हो गया हो। पर कुछ ही देर में दर्द और अधिक तीव्रता से शुरू हो गया। लेकिन इस बार मैंने हार नहीं मानी और एक बार फिर से माइंड कंट्रोल का एक चक्र पूरा किया और गिनती की। इससे कुछ समय के लिए तो दर्द से आराम मिला, लेकिन यह दोबारा लौट आया। इस तरह मैंने माइंड कंट्रोल के 10 चक्र पूरे किए, पर सिर दर्द नहीं थमा। लेकिन इसमें मैं निराश नहीं हुआ, क्योंकि इस बार मैंने बिना कोई दवा लिए केवल माइंड कंट्रोल की तकनीक के अनुसार ही अपना इलाज शुरू किया। मैंने विश्वास के साथ खुद से कहा कि इसी तकनीक से मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा, और फिर कुछ ही समय में दर्द सचमुच ठीक हो गया। कुछ समय तक सिर में दर्द नहीं हुआ, लेकिन अगली बार सिर दर्द होने लगा तो माइंड कंट्रोल में बताई गई तकनीक के अनुसार केवल 3 बार अभ्यास करने से ही मुझे दर्द में आराम मिल गया। इसी तरह 3 महीने तक दर्द का आना जाना जारी रहा। चूँकि मैं माइंड कंट्रोल का अभ्यास करता रहा, इसलिए मुझे दवा की ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। मेरे लिए माइंड कंट्रोल सचमुच कारागार साबित हुआ। एक नन का उदाहरण। अब अगला उदाहरण डेट्रॉइट स्थित मिशिगन की एक नन सिस्टर बारबरा बर्न्स का है। मैंने इसका चुनाव इसलिए किया क्योंकि बारबरा बर्न्स को अपने लिए कारगर तकनीक चुननी आती थी। वे पिछले 27 सालों से चश्मा पहन रही थी क्योंकि उनकी दूर की नज़र कमज़ोर थी। जब नंबर बढ़ने लगा तो उनके लेंस बदल गए, जिससे उनकी आंखों की दूरी भांपने की क्षमता कम हो गई। अब उन्हें बाईफोकस चश्मे की ज़रूरत पड़ने लगी। जुलाई 1974 में उन्होंने अपनी आंखों की समस्या के लिए माइंड कंट्रोल की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया। माइंड कंट्रोल का कोर्स उन्होंने पहले ही पूरा किया था, इसलिए उसमें बताई गई तकनीकें उन्हें याद थी। उन्होंने गहरे स्तर में जाकर स्वयं से कहा, जब भी मैं अपनी पलकें झपकती हूँ तो वे बेहतर तरीके से फोकस करने लगती हैं, जैसे किसी कैमरे का लेंस हो। हर ध्यान के दौरान वे यही बात दोहराने लगी। सिर्फ 2 ही सप्ताह में उनकी दृष्टि में सुधार दिखने लगा और अब वे चश्मे के बिना भी काम चला सकती थी। हालांकि कुछ पढ़ने के लिए उन्हें अब भी चश्मे की ज़रूरत पड़ी थी। उन्होंने एक ऑप्टोमेट्रिस्ट डॉक्टर रिचर्ड लोडिंगा की सलाह ली, जो खुद माइंड कंट्रोल के छात्र रह चुके थे। डॉक्टर ने बताया कि
आपकी आंख का कार्निया अपने स्थान से ज़रा खिसका हुआ है। डॉक्टर से अगली मुलाकात से पहले ही सिस्टर बारबरा के कुछ समय तक अपने ध्यान के दौरान स्वयं को अपनी आंख का कार्निया ठीक होने के बारे में निर्देश दिए गए और फिर डॉक्टर से अपनी आंख की जांच करवाने गई। हम यहाँ उस पत्र का एक हिस्सा प्रकाशित कर रहे हैं जो सिस्टर बारबरा बंस की जांच के बाद डॉक्टर ब्लॉडिंगा ने हमें लिखा था। मैंने पहली बार 20 अगस्त 1974 को सिस्टर बारबरा बंस की आंखों की जांच की थी। इसके बाद फिर से 26 अगस्त 1975 को उनके आंखों की जांच की। लगभग 1 साल से उन्होंने चश्मा नहीं लगाया। इस दौरान सिस्टर बारबरा की आंखों की समस्या बहुत ही कम हुई थी। अब वे बिना चश्मे के दूर की चीज़ों को देख सकती थी, इसलिए उन्हें चश्मा पहनने की आवश्यकता ही नहीं रही। बेशक माइग्रेन से पीड़ित डॉक्टर और इस सिस्टर बारबरा को कोई ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं थी जिनके प्रति हमारे मन में बचपन से ही डर बिठा दिया जाता है। क्या माइंड कंट्रोल किसी जानलेवा रोगी को ठीक करने में मदद कर सकता है या हमें दवा लेकर ठीक होने का इंतज़ार करना चाहिए? आइए अब इस दुनिया के सबसे भयंकर रोगों में से एक कैंसर की बात करते हैं। कैंसर और माइंड कंट्रोल। आपने अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्टर ओ कार्ल साइमंटन के कार्य के बारे में पढ़ा होगा। वे रेडियोलॉजी और ऑन्कोलॉजी में विशेषज्ञ थे। कैंसर विशेषज्ञ मैरिलिन फर्ग्यूसन ने अपनी पुस्तक द ब्रेन रेवोल्यूशन में और जनवरी 1976 में ग्रेस हॉलसेल में अपनी निवारण पत्रिका में डॉक्टर ओ कार्ल साइमंटन के बारे में एक आलेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था माइंड ओवर कैंसर। डॉक्टर साइमंटन खुद माइंड कंट्रोल की तकनीकों का प्रशिक्षण ले चुके थे और उन्होंने कैंसर के उपचार में इसमें से कई तकनीकों को शामिल किया था। जब उन्हें सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित ट्रेविस एयरफोर्स बेस में रेडिएशन थेरेपी का इंचार्ज बनाकर भेजा गया तो उन्होंने एक जाने माने तथ्य का अध्ययन किया। कुछ ऐसे रोगियों का स्वतः ही कैंसर मुक्त हो जाना जिन्होंने इसके लिए कोई दवा नहीं ली। इसे स्पॉन्टेनियस रिमिशन या त्वरित सुधार के नाम से जाना जाता है। दुनिया में जितने भी कैंसर रोगी हैं उनमें इस तरह स्वस्थ होने वालों की संख्या बेहद कम है। डॉक्टर साइमंटन जानना चाहते थे कि उनके स्वस्थ होने के पीछे क्या वजह है। उन्होंने पाया कि इन रोगियों में एक बात समान थी, वे सभी आशावादी, सकारात्मक और दृढ़ निश्चय वाले लोग थे। 1974 में बोस्टन में आयोजित माइंड कंट्रोल के सम्मेलन में उन्हें कहा, कैंसर का अनुसंधान करने वालों के अनुसार कैंसर के विकास में पहचाना जाने वाला सबसे बड़ा भावनात्मक कारण यह है कि रोगी का बीमारी से निदान से पहले 6 से 18 महीनों के बीच भारी नुकसान होता है। ऐसा कई दीर्घकालीन अध्ययनों से माइंड कंट्रोल के स्वतंत्र अनुसंधानकर्ताओं द्वारा भी स्पष्ट हुआ है। हमने पाया कि केवल वह हानि ही सबसे बड़ी वजह नहीं होती, दरअसल उस हानि में इंसान कैसे उभरा यह बात ज़्यादा मायने रखती है। अक्सर रोगी का नुकसान इतना तीव्र होता है कि उनके मन में असहायता और निराशा की भावना पैदा होती है, जिससे ऐसा लगने लगता है कि उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता घट गई है। इससे कैंसर का खतरा और बढ़ जाता है। ट्रेविस एयरफोर्स बेस में हुई एक और अध्ययन की रिपोर्ट जर्नल ऑफ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में प्रकाशित हुई। इस अध्ययन में डॉक्टर साइमंटन ने 5 श्रेणियों में 152 कैंसर रोगियों का परीक्षण किया। उनके दृष्टिकोण को बहुत नकारात्मक से बहुत सकारात्मक की श्रेणी में विभाजित किया। इसके बाद उन्होंने थेरेपी यानी उपचार पर हर रोगी की प्रतिक्रिया को बहुत बेहतर से खराब की श्रेणी में मापा। इसमें 20 रोगियों के इलाज के नतीजे बढ़िया रहे। हालांकि उन 20 में से 14 रोगियों की हालत इतनी गंभीर थी कि वे अगले 5 साल तक जिंदा रहेंगे, इसकी संभावना भी बस 50% ही थी। लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण से ही उन्होंने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा और इसके अच्छे नतीजे उन्हें मिले। दूसरी ओर अन्य 22 रोगियों के इलाज के नतीजे अच्छे नहीं रहे, क्योंकि उनमें से किसी का भी दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं था। जब सकारात्मक सोच रखने वाले कुछ अन्य रोगी अपने अपने घर वापस लौटे तो उनके व्यवहार में बदलाव आ चुका था।
डॉक्टरों ने पाया कि सकारात्मक सोच के कारण उनकी बीमारी भी तेजी से ठीक हो रही थी। इससे स्पष्ट था कि उनके मामले में रोगी की गंभीरता की बजाय उनके सकारात्मक विचारों ने ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। जनरल के संपादक ने मैनेजर फाउंडेशन के डॉक्टर एल्मर ग्रीन का हवाला देते हुए कहा, कार्ल और स्टीफन साइमंटन रोगी की कल्पना शक्ति और पारंपरिक रेडियोलॉजी का मेल करके कैंसर के उपचार में उल्लेखनीय नतीजे हासिल कर रहे हैं। बोस्टन में दिए गए अपने भाषण में डॉक्टर साइमंटन ने अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के प्रेसिडेंट यूगेन पेडरग्रास द्वारा 1959 में कही बात का हवाला दिया कि इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि किसी भी बीमारी के दौरान भावनात्मक निराशा या तनाव का उस बीमारी पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मैं आशा करता हूँ कि हम अपनी उस मानसिक ऊर्जा या योग्यता का विस्तार कर सकें जो किसी भी रोग को बढ़ाने या रोकने की क्षमता रखती है। डॉक्टर साइमंटन अब फोर्थ वर्थ में कैंसर काउंसिलिंग व रिसर्च सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर हैं, जहां वे अपने साथी थेरेपिस्ट स्टीफन मैथ्यू साइमंटन के साथ मिलकर रोगियों को अपने स्वयं के उपचार में मानसिक स्तर पर क्या क्या करना चाहिए इसका संपूर्ण प्रशिक्षण देते हैं। मैंने इसकी शुरुआत इस विचार के साथ की थी कि किसी का रोग कितनी जल्दी ठीक होगा या वह अपने रोग की प्रगति को कितना प्रभावित करेगा, यह रोगी के मानसिक दृष्टिकोण से तय होता है। जैसे जैसे मेरी इस बारे में जानकारी बढ़ी, मैंने पाया कि माइंड कंट्रोल बायोफीडबैक और ध्यान ने मुझे यह सिखाने में मदद की कि रोगी अपने ही रोग के उपचार से स्वयं कैसे जुड़ सकता है। हर रोगी को भावनात्मक स्तर पर अधिक सक्षम बनाने के लिए यही वह सबसे महत्वपूर्ण साधन है। रोगियों को प्रशिक्षित करने के लिए डॉक्टर साइमंटन जो कदम उठाते हैं उसमें से सबसे पहले कदम पर वे रोगी के भय को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। यह प्रशिक्षण शुरू होने के बाद यह बात समझ में आती है कि कैंसर की कोशिकाएं हमारे शरीर में निरंतर बनती रहती है। हम सभी के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं होती हैं जो हर समय शरीर के जहरीले पदार्थ का विकास करती रहती है। हमारा शरीर उन्हें पहचान कर नष्ट करता रहता है और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है। हम अपने शरीर में बन रही सारी कैंसर कोशिकाओं से एक साथ छुटकारा नहीं पा सकते क्योंकि ये समय समय पर शरीर में बनती रहती है। महत्व तो इस बात का है कि रोगी अपने शरीर को फिर से इस योग्य बना ले कि वह शरीर की प्रतिक्रियाओं को स्वयं संभाल सके और उन पर जीत हासिल कर सके। डॉक्टर साइमंटन के बाद श्रीमती साइमंटन ने अपनी बात रखते हुए कहा, अधिकतर लोग कैंसर कोशिकाओं को ऐसी बदसूरत, घटिया और बेहूदी चीज़ के तौर पर देखते हैं जो वास्तव में बहुत ताकतवर है। लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार हमारे शरीर में ये कोशिकाएं आ जाए तो उसके बाद शरीर कुछ नहीं कर सकता, जबकि कैंसर कोशिका बस एक ऐसी सामान्य कोशिका है जो खराब हो गई है। अपनी भाषा में हम इसे एक मूर्ख कोशिका कह सकते हैं क्योंकि यह इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि कई बार यह अपनी रक्त आपूर्ति घटाकर भूखी रह जाती है। यह बहुत कमज़ोर होती है। आप इसे काट सकते हैं, रेडिएशन या कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं। कमज़ोर होने के बाद यह कोशिका फिर से सशक्त यानी स्वस्थ नहीं बनती, यह दम तोड़ देती है। अब ज़रा एक स्वस्थ कोशिका के साथ कैंसर कोशिका की तुलना करें। हम जानते हैं कि अगर आपकी उंगली कट जाए और उस घाव पर आपने एक भी बैंडेज नहीं लगाया तो भी आपका घाव धीरे धीरे भर जाएगा। हम जानते हैं कि सामान्य ऊतक किसी भी तकलीफ में अपना इलाज स्वयं करते हैं और ठीक हो जाते हैं। वे कभी भी अपनी रक्त आपूर्ति को कमी नहीं करते। ज़रा गौर करें कि इसके बावजूद भी हमने अपने मन में इन चीज़ों की कैसी छवि बना रखी है। हम देखते हैं कि पहले हमारे मन में इन बीमारियों के प्रति क्या विचार थे और अब हम केवल अपने मन के भय के कारण ही ऐसी बीमारियों को कितना बलशाली बना देते हैं। रिलैक्सेशन और मानसिक चित्रण की तकनीकों को रेडिएशन थेरेपी में इस्तेमाल करने के संदर्भ में श्रीमती साइमंटन ने कहा, शायद मानसिक चित्रण की तकनीक हमारे लिए मूल्यवान साधनों में से है। हम रोगियों को 3 तरह के काम करने को कहते हैं। हम उनसे कहते हैं कि वे अपने मन में अपनी बीमारी की प्रतिमा को देखें, बीमारी पर हो रहे उपचार का काल्पनिक चित्र देखें और अपने शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को अपने आप बढ़ते हुए देखें। अपने सामूहिक सत्रों के दौरान
हम क्या क्या पाना चाहते हैं इसकी हम कल्पना करते हैं और उनके बारे में चर्चा भी करते हैं। हमारी विश्वास करने से ही पहले ही वह कल्पना हमारी आंखों के सामने आ जाती है। इस तरह कल्पना करके कोई भी चित्र आंखों के सामने देखना बहुत अहमियत रखता है। जिन मुख्य चीज़ों के बारे में हम अक्सर बातें करते हैं उनमें से एक है ध्यान। आप कितनी बार ध्यान करते हैं और ध्यान में आप क्या करते हैं, यह महत्वपूर्ण होता है।